परसों हमने छोड़ा था स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। ये क्या होता है? ये डायनेमिक फ्रिक्शन के टाइप, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। डायनेमिक्स वो हमने पढ़ा था इससे पहले, फ्रिक्शन फिर एक्सीलरेशन निकाली थी, ए इज इक्वल टू एफ माइनस के डिवाइड बाय एम। तो रोलिंग फ्रिक्शन की स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है? व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स over another body, then the friction that comes into play is called sliding friction. Another type of dynamic friction का दूसरा एक टाइप है rolling friction. When one body rolls over another body, then the friction that comes into play is called as rolling friction. ये इनकी definition. अब जो आज हम करने जा रहे हैं, variation of force of friction. Variation of force of friction with applied force. यानी जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो फ्रिक्शन होता है वो किस तरह से बढ़ या घट जाता है, उसके दरमियान अगर हम एक ग्राफ डालें तो हमें पता चलता है। ग्राफ डालने से पहले जरा एक हम ऐसे एक टेबल डाल दें, यहां से हम एफ अप्लाइड फोर्स और यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक, अगर प्लॉट करें, हमने देखा कि जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी को, समझो इस बॉडी को हमने अप्लाई फोर्स किया, मिसाल के तौर पर 1 न्यूटन, ये नहीं चलता है पहले स्टार्ट में, क्यों? बिकॉज ऑफ व्हाट? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये भी उतना ही बढ़ जाता है। फिर मिसाल के तौर पर मैंने इसको लिया 1.21, ये भी 1.1 बढ़ जाता है, ये स्टेशनरी रहता। फिर 1.2, ये भी 1.2 बन जाता है अपोजिट साइड में, ठीक। यहां से जब हम एफ अप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ जाता है, एफएस, ठीक। तो जब ये बढ़ता रहता है, एक स्टेज आता है ये चलने लगता है, फिर ये थोड़ा सा कम होता है। अगर मैंने 1.3, ये 1 पॉइंट मिसाल के तौर पर 2 से थोड़ा कम होता है, मिसाल 1.0 से 1.1 रहता है, ठीक। फिर मैं जब ये बढ़ाता हूं और 1.4, फिर थोड़ा सा और नीचे आता है, मिसाल के तौर पर 1.09 आता है। उसके बाद 1.4 आप बढ़ा दो, 1.5 कर दो, ये 1.09 ही रहेगा। फिर 1.6 करो, ये 1.09 रहेगा। यानी यहां से जब ये यहां तक तो चलता नहीं है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता 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 फिर थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा थोड़ा कम, फिर एक कांस्टेंट रहता है। यहां पर क्या बॉडी चलने लगती है, दैट इज ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो ये जो मैक्सिमम फोर्स लेता है, मिसाल के तौर पर ये हो गया आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग, एफ एस मैक्स, जो मैंने परसों बताया। तो अगर हम इसको ग्राफ डालें तो ये एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, यहां से आपका अप्लाइड फोर्स, यहां से आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एफ एस या एफ सिंपली लिख सकते हैं। सपोज दिस इज ओ, तो जब हम अप्लाइड फोर्स करते हैं, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता जाता है, तो ये क्या आएगी? एक स्ट्रेट लाइन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ाता हूँ, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता रहता है, यानी ये नहीं चलती है जब तक ये एक पॉइंट पे आ जाता है, यहां पर मैक्सिमम हो जाता है। ये जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ, तो यहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन ओ टू बी, फिर थोड़ा सा ये नीचे आ जाता है, यहां पर ये मैक्सिमम हो जाता है। ये क्या हो गया आपका? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एस मैक्स। उसके बाद नीचे आके ये सीधे कांस्टेंट रहता है, इसकी हाइट जो है एक ही रहती है, तो ये क्या हो गया? एफ काइनेटिक फ्रिक्शन।
तो जब चलने लगता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है, फिर कांस्टेंट रहता है. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक वेरिएशन ऑफ फोर्स विद पहले O टू B टू लेट अस से C कम हो, पहले बढ़ता बढ़ता रहता है, बॉडी रेजिस्ट करती है चलने से जब तक ये मैक्सिमम. उसके बाद जब एस मैक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके बाद थोड़ा सा कम होके फिर ये एक कांस्टेंट लेवल पे पहुंच जाता है. तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है. ये हो गया आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू. ये जो है आपका यहाँ बढ़ते बढ़ते जो रहता है, इंक्रीज होता है, कौन सा, ये हो गया आपका स्टैटिक. क्लियर. उसके बाद है आपका लॉज ऑफ फ्रिक्शन. मैं दूसरा पेज देता हूँ. लॉज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के लॉज क्या है? पहले है लॉज ऑफ उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन. लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो पहला लॉ क्या है? नंबर 1 ये कहता है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू, यानी अपोजिट होता है, अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स और applied force or in the डायरेक्शन, या इसको अलग से लिखूंगा मैं, दूसरा सेकंड. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज, ये मैंने लिखा है, नोट ऑलरेडी बैठे, इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंटेंडिंग या इंटेंडेड मोशन. इसका मतलब क्या है? सपोज अगर आपका ये ब्लॉक आगे चलना, हमने अप्लाई फोर्स किया, तो इसकी मोशन की इंटेंशन किधर है? इसकी मोशन की इंटेंशन इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा पीछे. सपोज ये आपका एक सर्कुलर कोई व्हील है, यहां जब समझो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इसकी इंटेंशन ऑफ मोशन किधर है? इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है. या मिसाल के तौर पर कोई चलता है, मिसाल के तौर पर उसका फुट ये है, ये जाना चाहता है आगे की तरफ, तो इसकी जब फुट करेगा तो फुट को कहां, आगे की तरफ कैसे जाएगा? फुट को ये पीछे की तरफ फोर्स करेगा. ठीक, ऐसे जब एंगल बनाते हैं ना सड़क के साथ, तो जब हम चलते हैं तो ये हम पुश क्या करेंगे जमीन को, ऐसे इस डायरेक्शन. तो इंटेंशन ऑफ मोशन इज, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगे. ठीक, मोशन इस डायरेक्शन में, इंटेंशन यानी पैर को इस साइड में जाने की जो इंटेंशन है, और फ्रिक्शन हमें फॉरवर्ड लेता है. क्लियर. ये हो गया इज ऑलवेज अपोजिट इंटेंडिंग मोशन. तीसरा है दिस फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस. नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, यानी आपस में को रबर और स्टील है, गिलास और गिलास है, वुड एंड गिलास है, वुड ऑन वुड, तो सरफेसेस ये उस पर डिपेंड करता है. दे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स. ठीक. ऑल्सो जो चौथा है, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रफनेस और स्टेट ऑफ पॉलिश. स्टेट ऑफ पॉलिश ऑफ द टू
सबस्टेंस टू मटेरियल। यानी जो चलते हैं उनकी स्टेट वो क्या उसकी वो उनकी स्टेट ऑफ पॉलिश क्या है, रफ कितने हैं या स्मूथ कितने हैं, उस पर भी डिपेंड करता है उनकी फ्रिक्शन। ठीक, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तीसरा है, चौथा जो है इसका है, पांचवा, वो हम लिख सकते हैं, ये एक और लॉ है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट इज इंडिपेंडेंट of area of contact, area of contact between two bodies, या between two surfaces, या bodies, as long as normal reaction remains constant। यानी ये एरिया इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, यानी एरिया अगर एक बॉडी आप लेते हो, उसका एरिया बढ़ाते हो या घटाते हो, फ्रिक्शन उससे कम या ज्यादा नहीं होगा, वो कंपनसेट करे, जो परसों मैंने आपको समझाया था। यानी अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास एक क्ले है, उसका गोला मैंने इस पे रखा, तो इस पे चलाया तो कोई फ्रिक्शन आएगा। उस क्ले को समझो मैंने फ्लैट कर दिया, अब इस पे रखा, क्या फ्रिक्शन को फर्क फ्रिक्शन में फर्क आएगी? नो, बिकॉज हमने वही उसका मास, यानी मास जो है उसकी नॉर्मल रिएक्शन सेम होगी। नॉर्मल रिएक्शन से मतलब, अगर ये समझो एक रेक्टेंगुलर ये एक ब्लॉक है, ठीक, इस ब्लॉक का वेट नीचे होगा mg और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगी r। ठीक, अब इसका एरिया इतना कांटेक्ट में है, अब मैंने इसी ब्लॉक को समझो फ्लैट कर दिया, थोड़ा सा फ्लैट कर दिया, इतना बना दिया, लेकिन इसका एरिया ज्यादा बनेगा क्योंकि मैंने फ्लैट कर दिया। क्या अब इसका और इसका फ्रिक्शन, इसके फ्रिक्शन में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? अगर मैंने इसका एरिया बढ़ा लेकिन इसका एरिया बहुत जगह फैला, प्रेशर कम हो जाएगा। वो जो प्रेशर कम हो जाएगा एरिया बढ़ने की वजह से, जो फ्रिक्शन अगर होगा, लेकिन वो कंपनसेट होगा किसकी वजह से? प्रेशर कम होने की वजह से। ठीक, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। लेकिन एक बात यहां लिखता है, सो लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। उसका मतलब क्या है? देखो बेटा, उसका मतलब ये है, सपोज ये पेन अभी इसमें थोड़ा पेन नहीं तो ये सपोज ये जो है ढक्कन इस पे बैठा है अभी, तो इसका वेट नीचे एक्ट करता है और एज पर न्यूटन थर्ड लॉ रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है। तो अब इसका एरिया चाहे मैं बढ़ा दूं, इस ढक्कन को मैं थोड़ा फ्लैट कर दूं, फ्रिक्शन को कोई फर्क, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। लेकिन सो लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन इज कांस्टेंट। वो कैसे? अगर मैंने अब हाथ को ऐसे किया, देखिए नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन अब ऐसे, पहले तो ऐसे थी, अब अगर मैं नॉर्मल डालू तो वो ऐसे, अगर नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो गई। ठीक, अब जब मैं इसको और इंक्लाइन करूंगा हाथ को, अब देखो जी, ये थोड़ा सा ये चलने लगेगा। ठीक, ये नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो गई, अब फ्रिक्शन कम हो गया। सो इसका मतलब यही है कि सो लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन डज नॉट चेंज, अगर हमें नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगी फिर फ्रिक्शन में फर्क पड़ सकता है, पड़ेगा, तो डेफिनेटली पड़ेगा। ठीक, यानी अगर आपका एक, मिसाल के तौर पर ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एक फ्लैट चीज है, इस पे ब्लॉक रखा मैंने, अब मैंने इसको इंक्लाइन कर दिया, पहले नॉर्मल रिएक्शन ऐसे थी, ये अब नॉर्मल रिएक्शन ये हो गई, आपका वेट ऐसे हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन ये यहाँ ये चेंज हो गई, अब इसका कंपोनेंट आएगा जो इसको बैलेंस करेगा। सो यही इसका मतलब, सो लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज। ठीक, एक और इसी का जो लॉ है वो है
अच्छा, डायरेक्शन एक और लॉ जो है, आप इसको जब 5 बनाए मैंने 6 बनाए, आपको 2-3 भी बना सकते हो, ये जरूरत नहीं है कि 6 बनाओ, 3 ही में आप उसको कंसिडर। तो ये छठा जो है, ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इट विल बी ऑलवेज टैंजेंट। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये है, तो डायरेक्शन क्या है? इट विल बी ऑलवेज टैंजेंट टू दिस। क्लियर? यानी अगर ऐसे भी है, अगर बॉडी यहां जाना चाहती है इंटेंशन मोशन की, ठीक, तो आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा, दैट विल बी अ टैंजेंट टू दिस सर्कल, सो इट इज डायरेक्शन इज टैंजेंट। थर्ड, दिस फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस, एक और लॉ जो है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। उसका मतलब क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? नॉर्मल रिएक्शन असल में किस चीज को बैलेंस करता है? अगर ये वेट है mg, नॉर्मल रिएक्शन ये है, ये वेट को करता है, यानी जितना वेट होगा उतना स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा। ठीक है, बात सीधी है, जितना भारी चीज होगा उतना हमें फोर्स देना पड़ेगा उसको चलाने के लिए, ठीक। सो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एफ एस मैक्स is equal to mu s r. What is this mu s? Mu s is nothing but this is called coefficient of static friction. ठीक, अभी जाके हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद है लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके लॉज भी कुछ ऐसे ही हैं। तो पहला लॉ है, काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड और pulling object if the speed is neither too small nor no. पहला है काइनेटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट। काइनेटिक मीन जब बॉडी चल रही होगी उस वक्त जो फ्रिक्शन आएगा उसके लॉस इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ बॉडी एज लॉन्ग एज स्पीड इज नाइदर टू स्मॉल नॉर वेरी लार्ज। यानी ना तो ज्यादा स्पीड ज्यादा तेज हो, ना बहुत स्लो हो। अगर ये दो ना हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, यानी आप कोई भी स्पीड से चलो काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज नहीं होगा, प्रोवाइडेड टू सरफेसेस जिसपे वो चलता है वो भी चेंज ना हो। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी चल रही है नॉर्मल सड़क पे, ठीक, तो कोई फ्रिक्शन होगा टायर और उस सड़क पे। लेकिन अब अगर अब बीच में आ गया वो ग्रास पे चलने लगा तो सरफेस चेंज हो गई, तो वहां तो फ्रिक्शन चेंज होगा। यही मेरा मतलब है कि ये, अच्छा, जब ये स्पीड बढ़ जाती है कम जो, तो फ्रिक्शन में फर्क पड़ता है। जब तेज हो जाती है तो जो कांटेक्ट टाइम होता है वो बहुत कम हो जाता है, उसकी वजह से फ्रिक्शन कम या ज्यादा हो सकता है। वो हमारा टॉपिक यहाँ पर नहीं है। तो हमें यहाँ याद रखना है कि नॉर्मल स्पीड्स पे वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन, इट मींस सेम, इट डज नॉट चेंज। दूसरा इसका लॉ है, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक बिटवीन सरफेसेस इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। दूसरा वही है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक, जैसे उसको उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन। तीसरा है, it always opposes the relative motion between two body। यानी हमेशा ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, यानी कोशिश करता है रुकाने की, कम करने की।
यानी अगर गाड़ी चल रही है, अगर हम छोड़ दे उसको, गाड़ी का इंजन बंद कर दे, तो कुछ देर आगे जाके ये रुक, जैसे ये है, ये पेन चल रहा है तो कुछ आगे जाके रुक जाएगा। तो कौन रुकाता है इसको? फ्रिक्शन उसको रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो जब अपोज करता रहता है ये बॉडी को रोक देता है। ये तीसरा लॉ है। एक और है इसमें, द काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली आल्सो प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। सो एफ के इज इक्वल टू, यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ कोएफिशिएंट है दैट इज म्यू के। दिस म्यू के इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। So these were laws regarding kinetic friction and limiting friction. तो हमने देखा दोनों अपोज करते हैं रिलेटिव मोशन को, दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। तीसरा है बाकी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन है। तो ये इनमें कॉमन है। सिर्फ ये कब अप्लाई होता है? जब मोशन हो। ये कब होता है? व्हेन बॉडी रेस्ट पे हो, फोर्स ऑफ जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी वजह से नहीं चलता और मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंच जाता है। सिर्फ ये तो चलने के लिए, ये जब रुकी हुई होती है। दीज आर लॉस। एनी क्वेश्चंस? हाँ, नो सर। ओके, नाउ इसके बाद है आपका ये जो कोएफिशिएंट अभी हमने बताए, म्यू के, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड म्यू एस, इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहला है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम जनरल इनको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो पहला जो इसमें है वो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज म्यू एस। ठीक, let us suppose that we have a block resting on some surface. Now its weight mg will always act vertically downwards. In order to balance this, since this block does not ये नीचे नहीं आ रहा है, तो कोई चीज इसको बैलेंस कर रही है, तो बैलेंस तो फोर्स ही करेगा। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज नॉर्मल वेट। ठीक, now suppose that a force, here we apply a force F and there will be static friction. Clear? In this direction. So when we apply this force, there will be a static friction. This will not move. अब तक मूव नहीं करेगा। F यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन तक ये मूव नहीं कर, उसके बाद ये मूव करने। क्लियर? सो इन द इक्विलिब्रियम पोजिशन, जब तक हम फोर्स इंक्रीज करते हैं, जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंचता जाएगा, देन Fs will be directly proportional to R and, तो पहले हम ये कर देते हैं, ये R जब स्टैटिक रहता है एक ही जगह, R will be balanced by M. Clear? And this Fs max and limiting friction is directly proportional to normal reaction. और Fs ये भी मैंने बताया आपको, this is limiting friction is equal to mu s into R. Or this mu s will be equal to Fs max. Fs max is limiting friction divided by R. Also, R in equilibrium position is equal to mg. We can write ms is equal to Fs max by R. So this is relation for coefficient of static friction.
Now, what about units? Now, Fs max is a force. R is also a force. So it has no units. Clear? उसके इसके वैल्यूज जो बताऊंगा वो आगे टेबल दिखाऊंगा, उस पे वैल्यूज बता देंगे। उसके बाद है आपका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो जब यही ब्लॉक चलने लगेगा तब जो यहाँ पर फ्रिक्शन होगा, जब ये ब्लॉक, जब हम इसको फोर्स लगाते हैं, जब ये आगे अब चलने लगेगा, ठीक, तो यहां से कौन सा फोर्स अब होगा? फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये होगा इसका वेट का bmg नीचे होगा, इसको बैलेंस कर रहा होगा आर। क्यों बैलेंस कर रहा हूं? क्योंकि बॉडी ना ऊपर जाती है नीचे, तो वर्टिकल वाला हमारा बैलेंस दो फोर्सेस कर रहे हैं, आर एंड। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आर विल बी इक्वल टू mg एंड force of kinetic friction is directly proportional to the normal reaction, or Fk is equal to mu k into R. Or what will be R? R will be equal to Fk to this. What will be mu k? Mu k will be Fk divided by R. But what is R? R is Fk. R is equal to mg. Here again, Fk is a force and mg is a force. So this portion has also no units, no dimensions, no units. Clear? उसके बाद है आपका कुछ वैल्यूज मैं दिखा रहा हूं अभी, उसको थोड़ा स्टडी करेंगे। वो परसों मैंने आपको नोट्स पे दिया था। किसी को कोई क्वेश्चन